वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, मध्य निषेध सिपाही 365 पदों की जी बहाली आई हुई है फ्रेंड्स, जिसकी वैकेंसी कुछ दिन पहले आई थी। उसका एग्ज़ाम तिथि घोषित कर दी गई है। जो आपका इसका एग्ज़ाम तारीख जो तय किया गया है फ्रेंड्स, वो आपका है 27, ठीक है, 27 फरवरी 2022 को। यानी आपके पास मात्र गिने चुने 2 महीने का वक्त है फ्रेंड्स। तो सभी लोग अभी से तैयारी में लग जाएं। हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपका जो उत्पाद विभाग का जो सिपाही का जो बहाली आया हुआ है फ्रेंड्स, उसका प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, मैं नया टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ, उस चैनल को सभी लोग आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। मास्टर माइंड ऑफ जीके चैनल का नाम है। टेलीग्राम में सर्च करिएगा तो सरस्वती माता जी का फोटो लगा आ जाएगा फ्रेंड्स। नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कर ले। एग्जाम के टाइम में फ्रेंड्स जो भी कुछ अगर मटेरियल आता है फ्रेंड्स, तो आपको उसी पे प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ साथ अभी से आपका पीडीएफ वगैरह भी उसी पे आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, आज से इसका प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया हूँ फ्रेंड्स। आज ही इसका परीक्षा की तिथि घोषित की है। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें टोटल हम लोग 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस देखेंगे। देखिए, जो इसका है मध्य निषेध सिपाही में फ्रेंड्स, इसका जो सिलेबस है, जो बिल्कुल फायरमैन का सिलेबस है उसी तरह से रहेगा। इसमें भी आपको टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 70 प्रश्न है आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान से रहेगा। 10 प्रश्न आपका रहेगा हिंदी से, 10 प्रश्न मैथमेटिक्स से, 10 प्रश्न आपका अंग्रेजी से रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, 30 प्रश्न। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 8 से 10 दिन में आपको एप्लीकेशन भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसपे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, गौर से देखिएगा कि भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया। पहला का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कहाँ? हुबली में। पहला नंबर सवाल है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुबली। 2 नंबर सवाल है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बना। तो संयुक्त अरब अमीरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 3 नंबर सवाल का है, आपका मूल कर्तव्य तो 4 के क में है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सुमेलित है। राज्य वाला है जो आपका 6 में, भाग 6 में, ये भी सुमेलित है। भारत का महान्यवादी आपका 8 भाग में, ये आपका गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये आपका ये भी आपका सुमेलित है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यवादी। क्योंकि फ्रेंड्स भारत का महान्यवादी है जो भाग आपका 8 में नहीं है, ये भाग 5 में। सभी याद रखें, कितने? भाग 5 में इनका जिक्र किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अनुच्छेद 76 याद रखिएगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इसका जो वर्णन है जो भाग 5 में, न कि 8 में, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 का सी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आपका है कि भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो भारत संसद की जो सबसे बड़ी समिति है, 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका प्राक्कलन समिति इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राक्कलन समिति में कितने? तो 30 सदस्य होते हैं। एक लोकलेखा समिति है फ्रेंड्स, जिसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपका 15 सदस्य है जो आपका लोकसभा का होते हैं, और 7 सदस्य होते हैं जो राज्यसभा के होते हैं। तो लोकलेखा समिति में कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति में कितने? 30 होते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति आपकी यही प्राक्कलन समिति है सॉरी। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखें। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 5 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका भाग आपका 9 हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। भाग 9 में है जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, इसलिए 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखिए। 6 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 6 का, तो देखिए ये आपका हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का। कह रहा है कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मीथेन, ओजोन और कार्बन
डाइऑक्साइड ये प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो फ्रेंड्स आपका वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। बहुत अच्छा सवाल है, तो अच्छा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन नियंत्रण निहित होता है। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका राज्य निर्वाचन आयोग में होगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग में ये निहित होता है। पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का जो अधीक्षण और निदेशन और कंट्रोल नियंत्रण ये सभी होता है जो राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो 8 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 8 का सी है जो आपका प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 368 सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हो जाएगा अनुच्छेद कितना, तो आपका 323 होगा, न कि 368 होगा। बाकी याद रखिए अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में तो अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन मिलता है, सही है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के, ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग का है जो कितने अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, तो 315 में, ये भी सही है। और ये भी याद रखिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 368 में न रह करके अनुच्छेद कितना 323 में है। तो यही है जो आपका सुमेलित नहीं है। तो सब देख लिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल आपका है, क्या करा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, सतर्कता कर रहा है ना, तो 9 का करेक्ट आंसर आपका इसमें तो कोई नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए फ्रेंड्स इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, चलिए खोज करके हमें बताइएगा, नहीं तो किन्हीं को याद है तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। देखते हैं कौन कौन इसका जवाब दे पाते हैं। भारतीय क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, सतर्कता आयोग का। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन का वर्णन करता है, तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखें, 10 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। इसमें से कौन सा पदार्थ है जो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हींग, हींग है जो आपका वृक्ष से प्राप्त होता है। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। तो 11 का तो सभी गेस करें फ्रेंड्स, 11 का करेक्ट आंसर है तो आपका हो जाएगा मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन में आपका लौह पदार्थ आपका विद्यमान होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल को देखें। 12 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स की सूची है आपका सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सुमेलित करें इसमें 12 का, तो देखिए 12 का हो जाएगा आपका एक का नीला थोथा, तो नीला थोथा हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा एक का हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, लाल स्याही यानी इसमें आपका सॉरी 2 होगा फ्रेंड्स, इसमें आपका जो नीला थोथा है ना, तो एक का कर रहा है, तो एक का हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, कवकनाशी है नीला थोथा। उसके बाद में हो जाएगा आपका 2 का इयोसिन, 2 का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, लाल स्याही है इयोसिन। उसके बाद में बच गया फ्रेंड्स आपका सी का 1 हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड, एक कृत्रिम वर्षा हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड से क्या होता है, कृत्रिम वर्षा होता है। अब बच गया फ्रेंड्स आपका जिंक फॉस्फाइड, तो ये जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा जो आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कृंतकनाशी यानी कि चूहा मारने की आपका दवा, जिंक फॉस्फाइड होता है ना, तो कृंतकनाशी। ठीक है, कृंतकनाशी रोडेंटनाशी है। ठीक है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 का 2, बी का 3, ठीक है फ्रेंड्स, और सी का 1 और डी का 4 हो जाएगा। तो 12 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 आपका है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फायर अलार्म में, तो 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। फायर अलार्म में याद रखिएगा फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है, 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। 14 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, मिट्टी बचाओ आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है फ्रेंड्स, तो ये जितने भी नवीनतम पर्वत हैं, जैसे आपका
हिमालय हो गया, हिमाद्री श्रेणी, तो आपका करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। जैसे हिमालय नवीन मोरदार पर्वत है, तो न्यूनतम सर्वत आपका हिमाद्री श्रेणी हो जाएगा। अरावली तो सबसे अवशिष्ट यानी पुराना पर्वत है फ्रेंड्स, ठीक है। विंध्याचल भी पुरानी श्रेणी के अंतर्गत आता है। पश्चिम है जो आपका बहुत पुरानी सब पर्वत श्रेणी है, जबकि जो हिमाद्री श्रेणी है जो नवीनतम है, नया है। 15 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 16 नंबर, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में ये किंटा घाटी पड़ता है, याद रखिएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका टीन उत्पादन के लिए किंटा घाटी जो प्रसिद्ध है, जो मलेशिया में पड़ता है। ऐसे भी मलेशिया जो टीन के उत्पादन में अग्रणी देश है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है का डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? ये डार्लिंग श्रृंखला 17 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये 10वीं पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर अल्गुहास धारा है जो आपका हिंद महासागर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 19 नंबर सवाल है कि सूची एक सूची से मिलाद करना है, ठीक है। बैगुओ, हरिकेन, टाइफून, विल्ली विलीज। एक साइड में चक्रवात का नाम है फ्रेंड्स, दूसरे साइड में देश का। कौन कहाँ चलता है, इसको आपको सुमेलित करना है। 19 नंबर सवाल का 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। मिला लें, एक का 3 होगा, यानी ए का 3 हो गया। हरिकेन यानी कि आपका बी का 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। हरिकेन है जो कहाँ पड़ता है? संयुक्त अमेरिका में चलता है। उसके बाद में बच गया फ्रेंड्स अब टाइफून। तो टाइफून कहाँ चलता है? तो आपका ए बी सी, ठीक है। टाइफून हो जाएगा आपका सी का 2 हो जाएगा, सी का 2। टाइफून कहाँ चलता है? चीन हो गया फ्रेंड्स। और ये जो विल्ली विलीज है जो आपका है आपका चक्रवात है, ये कहाँ चलता है? तो ऑस्ट्रेलिया में चलता है। तो सभी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा फ्रेंड्स। पहला का हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। याद रखिए पहला का 3, यानी कि बैगुओ कहाँ चलता है? तो आपका फिलीपाइंस में चलता है। हरिकेन कहाँ चलता है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है फ्रेंड्स, ठीक है। टाइफून कहाँ चलता है? तो चीन में चलता है आपका चक्रवात। और विलीज है जो विली विली जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल को लेते हैं, कश्मीर घाटी स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है। कश्मीर घाटी कहाँ कहाँ स्थित है? तो ये देखिए आपका पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है आपका कश्मीर घाटी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ का मूल निवासी जो कौन नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन है रेंगमा है जो फ्रेंड्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। बाकी याद रखिएगा हालचू है जो है वहाँ का, ओंजे और सोमपेन, ये सभी है जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, रेंगमा, ये नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पर ट्रांस हिमालयन नदी पर है? तो इनमें से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है, हिमालय के पार की नदी है? तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सतलज हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखें, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल। 33 नंबर सवाल, बेरी नामक आपका रोग हो जाता है, ठीक है। क्यों? विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। तो मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से यही रोग हो जाता है, क्योंकि इसमें जो चावल के छिलके रहता है उसमें आपका B1 की प्राथमिकता होती है फ्रेंड्स, तो वो कम जाता है शरीर में, तो बेरी रोग हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन किस तरह से घुमाया था। तो 23 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो रक्त के जमने के लिए कौन सा है? विटामिन के यहाँ कहाँ आंसर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। विटामिन को रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के है जो हेल्पफुल होता है। 25 निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रानागार की स्थापना की थी, ठीक है। शस्त्रानागार की स्थापना किसने की थी? 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदर अली ने किया था। 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखें, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन गौर से सुनिएगा, पता चल जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है 26 नंबर सवाल का? तो देखिए शेख मुनुजुद्दीन चिश्ती
अजमेर, ये सही है फ्रेंड्स। शेख बुराहुद्दीन गरीब, दौलताबाद, ये भी सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी, गुलबर्गा, ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रा, राज राज राजबवाहा को पुनर्जीवित करके किया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 27 नंबर सवाल का क्या करा, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की जगह राज बवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। तो कौन सा नहर था वो आपका? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 साहब नहर। ठीक है, साहब नहर, सॉरी साहब नहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए। 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था? 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और भीमराव अम्बेडकर है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बाकी सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, ठीक है फ्रेंड्स, और पंडित मदन मोहन मालवीय सभी ने भाग लिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं भाग लिया था। 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 नंबर सवाल आपका है कि ट्रेवल्स एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जिसको TTCI कहा जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 29 का करेक्ट आंसर सी होगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये आपको जारी किया जाता है। 30 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? निम्नलिखित में से कौन सा है जो किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सिक्किम का विलय किया गया था। ठीक है, सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 32 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित ग्रंथ पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 32 पे थोड़ा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं सभी बताऊंगा। तो दिखा रहा है कि कालक्रमानुसार ना, तो सबसे पहले इसका जो 32 का करेक्ट आंसर आ रहा है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। सबसे पहले 3 नंबर यानी 3 नंबर में यानी अर्थात सी वाला किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद के जो रचना अल बुरूनी था फ्रेंड्स, इसको कब किया गया था? किताब उल हिंद का तो इसे 11 आपका 1017 ईस्वी में। ठीक है, 1017 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी अल बुरूनी के द्वारा। ठीक है, तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद में 1017 हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में आएगा अब 2 नंबर। 2 नंबर पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो है जो फ्रेंड्स चंद्रवरदायी कृत है, सभी को पता है। तो ये किसकी रचना चंद्रवरदायी द्वारा 1192 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो पहला हो गया देख कलाक्रम में पहले आ गया था 1017, फिर आ गया आपका 1192, 2 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में आ रहा है आपका 4 नंबर। 4 नंबर है तबाकत ए नासिरी। तो तबाकत ए नासिरी का जो आपका लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो तबाकत ए नासिरी है ना, तो तबाकत ए नासिर की जो किया था फ्रेंड्स, किसने किया था? चौथा नंबर आ रहा है ना, तो तबाकत ए नासिरी का किया था आपका जियाउद्दीन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कौन किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जियाउद्दीन बर्नी ने। उसके बाद बच गया फतवा ए जहांगीरी। तो देखिए फतवा ए जहांगीरी सॉरी फ्रेंड्स इसमें मिस्टेक हो रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक बता रहा हूँ। ये 32 नंबर सवाल है ना, तो देखिए किताब उल हिंद का तो आपका हुआ था 1017 में, किसने किया था? तो इसका किया था आपका अल बुरूनी ने किया था। पृथ्वीराज रासो का किया था किसने? तो एक किया था आपका चंद्रवरदायी कृत हो गया था फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद फतवा ए जहांगीरी है, तो इसका किया था जियाउद्दीन बर्नी, इसका किया था फ्रेंड्स। फतवा ए जहांदारी का जो लेखक है वो आपका जियाउद्दीन बर्नी है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बच गया फ्रेंड्स आपका क्या? तबाकत ए नासिरी। तबाकत ए नासिरी का जो था फ्रेंड्स, इसका था मीना हाजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखा गया था ये। तो इसमें कलाक्रम के अनुसार से कर रहा था फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। पहले 3 हो गया, उसके बाद में आपका 2 आएगा, उसके बाद में आपका 4 आएगा, और लास्ट में फतवा ए जहांगीरी का होगा जिसका लेखक अभी मैंने बताया
फतवाए जहांदारी का, तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ये लिखा गया था। 33 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, इसी टाइप से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? 33 का करेक्ट आंसर है, उस समय था आपका अबुल हसन कुतुब शाह था वहाँ का शासक। 34 नंबर सवाल को देखिए, 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो 34 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीएस वाकंकर करेक्ट आंसर होगा 34 का सी। चलिए 35 नंबर सवाल को देखिए, 35 नंबर सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहेला ग्रंथ में है, यह किस भाषा में लिखी गई है? तो रहेला ग्रंथ है जो आपका किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका है जो अरबी भाषा में लिखी गई है रहेला ग्रंथ। 36 नंबर सवाल को देखिए, महावीर जैन ने अपने उपदेश के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो जैन आपका पाली भाषा होगा या प्राकृतिक होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक भाषा। जबकि महात्मा बुद्ध है, सॉरी गौतम बुद्ध थे जो आपका पाली भाषा किए थे फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म, और ये आपका हो गया जैन वाला प्राकृतिक भाषा। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। मौर्य काल में जो अधिकारी थे ये एग्रोनोमोई, तो ये आपका जो संबंधित थे, 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कितना ऑप्शन नंबर सी, मार्ग निर्माण भाग से संबंधित था। चलिए 38 नंबर सवाल आपका है कि दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? दक्षिण भारत के निम्न जातियों को के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नारायण गुरु थे। 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए आपको बहुत बार मैं बताया था फ्रेंड्स, ट्रिक से भी बताया था। तो निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता करा है ना, तो मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण आपका किसने किया था? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये अलग समिति हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, अलग समिति। तेंदुलकर समिति में जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उसके से संबंधित है, लेकिन मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण आपका अलग समिति के द्वारा किया गया था। 39 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 40 नंबर सवाल आपका है कि भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2025 तक आपका ये लक्ष्य रखा गया है। 41 नंबर सवाल को देखिए, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये भी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था जो आपका 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिर सामान्य विधेयक, ठीक है, सामान्य विधेयक की गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है सामान्य विधेयक के लिए। 43 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 से, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो कौन कौन से पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? तो इसका 44 का हो जाएगा केवल 3, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा, ठीक है, इसके हटाने के लिए संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? तो ये हो गया आपका भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो देखिए नागरिकता से जो अनुच्छेद है फ्रेंड्स, कितना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। 45 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 से 11, ठीक है। आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11 है जो नागरिकता से संबंधित। 46 नंबर सवाल को देखिए,
कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। बहुत अच्छा सवाल है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कम से कम होना चाहिए तो आपका 72। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 72 रह सकती है। ठीक है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितना, तो 72 रह सकती है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखें। 46 का सी हो गया फिर 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचों के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है आंसर शीट में, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। कर राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कह रहा है ना, क्या हो सकती है। तो इसमें देखिए आंसर शीट में आपका फ्रेंड्स 72 दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डॉट लग रहा है, इसका मैं क्वेश्चन में चेक करके फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग भी देख लीजिएगा, इसका अगर आंसर पता होगा तो बताइएगा। न्यूनतम 72 कह रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। तो 46 नंबर सवाल का देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा इसका मैं भी चेक कर लूँगा, मुझे भी माइंड में नहीं आ रहा है। 47 नंबर सवाल को देखें। 47 नंबर सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारतीयवाद 1973 में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो केशवानंद भारतीयवाद 1973। 48 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक इसमें से कौन नहीं है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नियोप्रीन है, जो आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है। 49 नंबर सवाल को देखिए। 49 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। किस राज्य का हिस्सा आपका नहीं कर रहा है ना चंबल अभ्यारण्य, तो ये आपका हरियाणा का हिस्सा नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 49 का सी हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा का नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का ये जो चंबल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हिस्सा है। चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी में इस टाइप में क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं हम लोग। तो कह रहा है फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि पाचन का शुरुआत कहाँ से, सिर्फ पाचन का रहेगा तो हो जाएगा मुख से, लेकिन कह रहा है ना कि प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है, तो ये आपका आमाशय से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका है जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आमाशय से। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स आपका कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो कहाँ से प्रारंभ होता है फ्रेंड्स, तो आमाशय से प्रारंभ होता है, सभी लोग याद रखिएगा। तो देखिए 50 प्रश्न का था फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं आपको कंटिन्यू आपका जीके जीएस के साथ साथ फुल प्रैक्टिस सेट, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी मैं कराऊंगा। तो अभी से आप लोग आपका जो उत्पाद विभाग का सिपाही जिसकी एग्जाम आपका 27 फरवरी को होने वाली, उसकी तैयारी में आप लोग जुट जाए फ्रेंड्स, और सभी तरह के प्रैक्टिस सेट देखें। ठीक है, सभी तरह के प्रैक्टिस सेट देखिए, अभी कंटिन्यू देखते रहिए तो एग्जाम तक आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।